नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इंपॉर्टेंट कंपनी का अपडेट लेकर हाजिर हुआ हूँ और आज का वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है क्योंकि इस वीडियो के अंदर सिर्फ कंपनी का अपडेट नहीं, ऐसे कुछ हिडन पॉइंट्स भी आपके साथ शेयर करूँगा, जो आपको बहुत हेल्प करेगा किसी भी कंपनीज को बूस्ट करने के लिए। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा रिलायंस इंडस्ट्रीज के बारे में क्योंकि मैं बहुत पहले से ही इस कंपनी के ऊपर एक ट्रेड लेके रखा हूँ और वो भी एज ए स्विंग बेसिस में, मतलब एक शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए। हाँ, मेरे पास ऑब्वियसली इस कंपनी के लॉन्ग टर्म जर्नी के लिए भी शेयर है और शॉर्ट टर्म के लिए भी इस कंपनी के ऊपर मैंने ट्रेड लिया। वो किस बेसिस में लिया और किस तरीके से लिया वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। उससे पहले मैंने क्यों लिया वो आपको मैं समझा देता हूँ। देखिए, सबसे पहले मैंने ट्रेड कब लिया वो भी आपको देखना जरूरी है। देखिए, क्या बना था, एक कप विद 100 बना और कब बना, जब इसका लाइफ टाइम हाई को ब्रेक किया। कंपनी इस लाइफ टाइम हाई को जब ब्रेक किया, देखिए यहाँ पे कंपनी का लाइफ टाइम हाई था करीबन 2588 रुपीज के आसपास और उसके बाद फिर से यहाँ पे टच किया उस हाई लाइफ टाइम हाई को। फिर से देखिए कप के बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट किया। तो मैं आपको हमेशा बोलता हूँ कि जब भी कुछ इस तरीके से कफ विथ हैंडल पैटर्न्स बने और कोई भी रेंज को ब्रेकआउट करे, तो वहां से एक लंबा जर्नी आपको देखने को मिलेगा। तो कहाँ तक जर्नी में लेकर चलो, इसका जो स्विंग बेसिस मेरा ट्रेड है वो कुछ इस तरीके से रेंज से बना है। यहाँ पे जो टोटल कप का साइज है उसी बेसिस में मेरा टारगेट बनेगा। तो उसी बेसिस में अगर टारगेट कहूँ तो कहाँ तक टारगेट बन सकता है, करीबन 3200 रुपीज के आसपास। तो कुल मिलाकर जो टारगेट मिलेगा वो 23% के आसपास टारगेट मिलेगा और ये टारगेट मुझे लगता है कि एक साल के अंदर अंदर ही मिलने का चांसेस है। फिलहाल के लिए जब से एंट्री हुआ तब से लेकर मैं अगर करंट लेवल तक देखूँ तो ऑलमोस्ट 12-12.5% का रिटर्न दे चुके हैं। और कितने दिन हुआ है, 145 दिन। मतलब अभी भी 50 डेज भी मतलब 365 डेज के हिसाब से आधा साल भी नहीं हुआ। तो उससे पहले ही 12.5% का रिटर्न मिल चुका है। तो बेसिकली जिस तरीके से कंपनी इस काम कर रहा है, जिस तरीके से सिचुएशन क्रिएट कर रहा है, वो इसी तरीके से ऊपर जाने का कोशिश करेंगे और अच्छा खासा टारगेट देने का कोशिश करेगा। तो हर कोई कंपनी इंतजार कर रहा है, हर कोई व्यक्ति इंतजार कर रहा है रिजल्ट आने का, मतलब इलेक्शन का रिजल्ट आने का। तो इलेक्शन का रिजल्ट आने के बाद ही हर कोई कंपनी बूस्ट होने वाला है। अभी देखिए, रिलायंस बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर किए जा रहा है हर कोई सेक्टर के ऊपर। तो बेसिकली रिलायंस जैसे कंपनी के ऊपर एक चीज़ को नोटिस करना, कंपनी का जो क्वार्टर रिजल्ट है आप देखेंगे तो सेल्स, सबसे ज़्यादा सेल्स आपको देखने को मिलेगा। इस बार भी हाईएस्ट सेल्स जनरेट हुआ। एक्सपेंस को कंपनी कंट्रोल करने के बाद नेट प्रॉफिट 21,300 करोड़ था, वो घट के 21,200 करोड़ बना। ऑब्वियसली ईयर ऑफ ईयर बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट थोड़ा सा कम हुआ था और कम देखने को मिला और क्वार्टर बेसिस में कंपनी का नेट प्रॉफिट अच्छा खासा बूस्ट हुआ। तो यही कारण के वजह से शेयर में जब रिजल्ट आया था, तो जब जिस दिन रिजल्ट आया था 22 अप्रैल में, उसके बाद देखिए रिजल्ट आने के बाद ही शेयर में एक फॉल देखने को मिला। तो मार्केट में हमेशा मैं आपको एक चीज बता के आया हूँ कि बड़ी कंपनी के ऊपर रिजल्ट में थोड़ा सा वीकनेस आए तो एक करेक्शन मोमेंटम दिखेगा। तो उस मोमेंटम को आपको नेगेटिव में नहीं लेना है, वहाँ पे आपको पॉजिटिवली लेना है, जो आपको एक अपॉर्चुनिटी देगा अच्छा खासा बूस्ट करने के लिए। तो मैं जरूर कहूँगा इस कंपनी के ऊपर फोकस रखिए, इस कंपनी के ऊपर स्टडी करिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसका नाम है टाटा मोटर्स लिमिटेड। तो बेसिकली टाटा मोटर्स लिमिटेड आप सभी जानते हैं टाटा ग्रुप की एक ट्रस्टेड कंपनी है और सबसे हाईएस्ट रेवेन्यू इस बार टाटा मोटर्स ने किया। जितना रेवेन्यू कंपनी, सॉरी, जितना प्रॉफिट कंपनी खुद जनरेट किया, उतना टाटा ग्रुप की कोई भी कंपनी इस बार इस क्वार्टर में उतना खास रिजल्ट नहीं किया। अगर मैं एक बार आपको दिखा भी देता, ध्यान से देखना, इस कंपनी की इस बार प्रॉफिट कितना हुआ, 17,500 करोड़। और टाटा मोटर्स का सबसे ज्यादा और आज आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट है। तो टाटा मोटर्स ने सबसे, टाटा ग्रुप के सबसे बड़े कंपनी टीसीएस, उसको भी बीट कर दिया। आप खुद ही देख सकते हैं टीसीएस का, अगर मैं ईयरली क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में बात करता हूँ, कितना बना, 12,500 करोड़। तो जो टीसीएस सबसे ज्यादा हाईएस्ट प्रॉफिटेबल कंपनी देखने को मिला था, उसको भी बीट कर किसने किया, टाटा मोटर्स ने। तो इतने दिनों से जो टाटा मोटर्स भागते चले जा रहे हैं, लोगों के मन में जो डाउट है कि टाटा मोटर्स बेकार कंपनी, उसके लिए मैं बार बार बोलता हूँ, जब मैं कोविड के लेवल में इस कंपनी का प्राइस 70 के आसपास था, तब से मैं इस कंपनी के ऊपर काम कर रहा हूँ और मैंने बहुत बार ऊपर साइड में बाइंग भी किया, इसलिए मेरा एवरेज प्राइस 100 के ऊपर है। तो 100 के 140 समथिंग इस लेवल में मेरा एवरेज बाइंग है, क्योंकि मैंने हायर लेवल में बाई किया, लोअर लेवल में बाई किया, तो एवरेज प्राइस एक देखने को मिला है। तो वो मेरा इन्वेस्टमेंट है, इस कंपनी के ऊपर मैं इन्वेस्टमेंट लेकर चल रहा हूँ। साथ ही साथ मुझे एक स्विंग बेसिस में ट्रेड मिला, एक शॉर्ट टर्म बेसिस में ट्रेड मिला, उस ट्रेड को मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। वो ट्रेड कहाँ पे मिला, आप देख सकते हो वो ट्रेड कब मिला था,
मिला था जून जून मतलब जुलाई 2023 में, मतलब 1 साल पहले। अभी तक 1 साल हुआ नहीं। कंपनी देखिए किस तरीके से शानदार तरीके से कंपनी रिप्रेजेंट किया खुद को, और जो टारगेट लेकर मैं चल रहा हूँ करीबन 1140 रुपीज़ के आसपास, वो टारगेट को अचीव करने का कोशिश वो कर रहे हैं। तो देखिए कब टारगेट अचीव होगा वो तो किसी को पता नहीं। फिर भी देखिए कंपनी का जो टारगेट है वो करीबन 90% के आसपास है। तो ये टारगेट तो मैं 2 साल के लिए लेके चल रहा था, और मुझे नहीं लगता कि 2 साल लगेगा। जिस तरीके से कंपनी खुद को रिप्रेजेंट किया है, अगर कोविड जैसे कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट और वॉर जैसे कोई भी नेगेटिव सेंटीमेंट अगर मार्केट में ना क्रिएट हो, तो एक बड़ा सा यहाँ पे टारगेट अचीव हो सकते हैं, और वो भी इसी साल के अंदर अंदर। तो बेसिकली कंपनीज के ऊपर आपको अगर ट्रस्ट है, कंपनी के ऊपर अगर आपको सारी चीज़ों के बातों में समझ में आ चुके हैं, तो कंपनी के ऊपर एक ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा, और कंपनी के ऊपर आप अच्छा खासा काम भी कर पाएंगे। अभी टाटा मोटर्स की तरफ से एक गुड अपडेट है, जो अपडेट मैं आपके साथ शेयर करूंगा। देखिए बजाज फाइनेंस इंडिया के सबसे बड़े एनबीएफसी है, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है। तो बजाज फाइनेंस के साथ एक बिग डील साइन किया। देखिए टाटा मोटर्स आप देख सकते हैं, जो सब्सिडरीज साइन आप देख सकते हैं यहाँ पे, पैक्ट विद बजाज फाइनेंस, मतलब बजाज फाइनेंस के साथ एक बिग डील किया, वो भी किसके लिए? फाइनेंसिंग सॉल्यूशंस। मतलब मान के चलिए आप गाड़ी खरीदने जाते हैं, तो गाड़ी खरीदने के टाइम में आपको फाइनेंस का जरूरत पड़ेगा। तो फाइनेंस आप किसी ना किसी बैंक के माध्यम से करेंगे, नहीं तो कोई भी एनबीएफसी के माध्यम से करेंगे। तो बेसिकली डायरेक्टली टाटा मोटर्स क्या कर रहा है, बजाज फाइनेंस के साथ डील कर रहा है। बजाज फाइनेंस डायरेक्टली का सारे जो व्यक्ति गाड़ी खरीदने के लिए आएंगे, तो उसको बजाज फाइनेंस से फाइनेंस मिल जाएगा। तो इस तरीके से सिचुएशन में दो कंपनी का फायदा होता है, जो फाइनेंस देंगे और जो कंपनी फाइनेंस ले रहा है। तो टाटा मोटर्स का भी एक बूस्ट मिलेगा, क्योंकि इंडिया के सबसे बड़े एनबीएफसी के साथ डील किया है, तो ये कोई छोटा मोटा तो डील नहीं है। तो इस डील के कारण मुझे लगता है शेयर में एक पॉजिटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो सकता है। बाकी आपकी क्या राय है जरूर कमेंट्स करना, क्योंकि अगर इस कंपनी के में एक बार शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के बारे में बात करूँ, तो देखिए प्रोमोटर ने कभी भी माल नहीं बेचा, और उसके बाद देखिए एफएस ने किस तरीके से खुद को होल्डिंग को बढ़ाया। 2022 में से 6.5% होल्डिंग था, वो आज बढ़ के 9.5% से 10% हो चुके हैं। एफएस के पास भी 13.5% होल्डिंग था, वो बढ़ के 19% हो चुके हैं। तो इंस्टीट्यूशन में हमेशा आपको इस बात का जिक्र किया हो कि कोई भी इंस्टीट्यूशन अगर कंटिन्यूसली माल खरीदते चले जा रहे हैं, तो सोचना उस कंपनी के ऊपर कुछ ना कुछ पॉजिटिविटी आएगा, क्योंकि इंस्टीट्यूशन के पास में बहुत ज़्यादा रिसर्च टीम होते हैं। उसको पता होता है कि कौन सा कंपनी किस लेवल तक, किस हद तक, कहाँ तक जा सकते हैं। तो इसके लिए हमेशा आपको तैयार रहना होगा। इसके लिए आपको थोड़ा सा रिसर्च करना होगा, टाइम देना होगा मार्केट के ऊपर। अगर टाइम दे पाएंगे तो अच्छा खासा बूस्ट मिल सकता है। तो बाकी इस कंपनी के ऊपर आपकी क्या राय है जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना। नेक्स्ट जो कंपनी उसका नाम है टाटा पावर लिमिटेड। तो टाटा पावर बेसिकली टाटा ग्रुप के एक ट्रस्टेड कंपनी के साथ साथ एक बेस्ट कंपनी भी है, जो बहुत ज़्यादा ग्रोथ करने का कोशिश इस कंपनी कर रहे हैं। तो टाटा पावर की जो मार्केट कैप है अभी 1 लाख करोड़ से, मतलब 1,50,000 करोड़ के आसपास कंपनी पहुंचने जा रहा है, और कंपनी लगातार लगातार हाई करते चले जा रहे हैं। अगर मैं कंपनी के चार्ट पैटर्न्स के बारे में बात करूं, तो आप देख सकते हैं टाटा पावर्स के ऊपर जो मैं एंट्री लिया था, तो कुछ इस तरीके से एक रेंज बना था। तो मैं रेंज बेसिस में बहुत बार एंट्री लेता हूँ। तो रेंज के बाद जब भी ब्रेकआउट होगा, ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होगा, उसके बाद एक बार मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ मैंने किस बेसिस में एंट्री लिया। देखिए एक रेंज बना था, उस रेंज के बाद देखिए यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ, और उसके बाद ब्रेकआउट कन्फर्मेशन हुआ। अभी ब्रेकआउट होता क्या है, मान के चलिए यहाँ पे मेरा हाई है, इस लेवल के ऊपर कोई ग्रीन कैंडल बने, उसके ऊपर नेक्स्ट कैंडल ग्रीन बने, तो मैं उसको ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कन्फर्मेशन कहता हूँ। तो ब्रेकआउट एंड ब्रेकआउट कन्फर्मेशन होने के बाद मैं इंतजार करता हूँ जब भी इस लेवल को टच करेंगे, उसके बाद अगर कोई ग्रीन कैंडल दिखे स्ट्रांगली, तब मैं एंट्री लूंगा। तो फाइनली इस ग्रीन कैंडल के ऊपर एंट्री बना है, और उसके बाद देखिए कंपनी के ऊपर 1:3 रेशियो का मैंने टारगेट देखकर आगे बढ़ा हूँ। 1:3 रेशियो का मतलब है 1% का लॉसेस एंड 3% का टारगेट। तो फाइनली 3% का कंपनी मुझे टारगेट दिया, और वो टारगेट अराउंड 30% के आसपास हुआ था। तो 30% के आसपास टारगेट यहाँ पे मिला है। उसके बाद देखिए कंपनी अभी धीरे धीरे करके और भी ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं। तो इस कंपनी में एक दम है, एक पोटेंशियल है आगे बढ़ने का, क्योंकि बहुत सारा प्रोजेक्ट कंपनी को मिलते चले जा रहे हैं। अभी टाटा पावर बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट भी करने जा रहा है, और खुद का जो प्लांट है वो साउथ इंडिया में खुद का प्लांट स्टार्ट कर रहा है। सोलर जो पैनल है, सोलर जो ग्लास है, उसको मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। अभी देखिए जो बोरोसोल रेन्यूएबल एनर्जी है, तो उसके वो जो ग्लास मैन्युफैक्चरिंग करते हैं सोलर का, वो अभी टाटा पावर खुद बनाएंगे। तो जिसके लिए टाटा पावर पावर का एक अच्छा खासा बूस्ट मिलेगा, क्योंकि टाटा ग्रुप हमेशा यही कोशिश करते हैं कि हमेशा हर प्रोडक्ट खुद के चेन सिस्टम के माध्यम से बने, दूसरी कंपनी के ऊपर डिपेंडेंसी ना बने। तो बेसिकली ये था कुछ कंपनीज का अपडेट।
लास्ट जो कंपनी उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है मोतीलाल ओसवाल। देखिए मोतीलाल ओसवाल एक बेसिकली फाइनेंस कंपनी है, तो इसके ऊपर एक गुड अपडेट है, 3:1 का यहाँ पे कंपनी जल्द से जल्द आपको बोनस देने जा रहा है। तो बोनस जब अनाउंसमेंट होगा तो मैं आपके साथ शेयर करूँगा, तो इसके लिए तैयार रहिएगा और सारी चीज़ों को एनालिसिस करके ही काम करना। मेरी तरफ से कोई भी कंपनीज़ के ऊपर रिकमेंडेशन नहीं है, अगर काम करना है सारी चीज़ों को सीख कर समझ कर काम करना होगा। तो मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड पर्सन नहीं हूँ, मैं पहले ही बोल चुका हूँ, तो प्लीज़ एक बार रिसर्च करिए उसके बाद काम करिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।